दो भाइयों की कहानी में असली रहस्य तब फूटता है जब जिस भाई पर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ उसी के हाथ में पूरा घर उजाड़ने या बचा लेने की चाबी चुपके से आ गिरती है, बिना किसी को पता चले। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं दो भाइयों की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हरा भरा आंगन और पहला अन्याय। जैसे किसी पुराने घर की सांसें हों, वैसे ही वो आंगन हर सुबह धूप से चमक उठता था। दो भाई, राघव और कमलेश, उम्र में बस 2.5 साल का फासला, पर दिलों में कितना, ये किसी ने कभी ठीक से न मापा। पर कहानी धीरे धीरे सरकती हुई वहां पहुंची जहां पहली बार दोनों ने महसूस किया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, नजरों से भी बढ़ता है, और नजरें कभी बराबरी नहीं करती। तभी एक दिन बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि शायद याद भी न रहता, पर वहीं से बीज डाला गया। सुबह की हवा में हल्की सी नमी थी। आंगन के बीचों बीच नींबू का पुराना पेड़, जिसकी पत्तियां ऐसी महक छोड़ती थीं जैसे हर बात का जवाब उसमें छुपा हो। दोनों भाई पेड़ के नीचे खेल रहे थे, मिट्टी को गूंथकर कुछ बनाते हुए, किसी अजीब सी कला में खोए हुए, और किसी भी बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे सपनों की टेढ़ी मेढ़ी इमारतें खड़ी करते। तभी पिताजी की आवाज आई, जरा भारी और थोड़ी सी हुकूमत में डूबी हुई। कमलेश, तू उधर मत बैठ, कपड़े गंदे कर देगा। चल इधर, राघव की तरह साफ सुथरा बन। एक पल, बस एक छोटा चुभता हुआ पल, पर कमलेश की आंखों में जैसे आंगन ठिठक गया। राघव ने भी देखा। वो कुछ समझा, कुछ नहीं, पर एक बात उसने साफ देखी कि पिताजी की नजर कमलेश पर वैसी नहीं थी जैसी उस पर। और ये पहली बार नहीं हुआ था, बस पहली बार इतना साफ। कमलेश ने मिट्टी पर रखी छोटी सी जमीन को थोड़ा छुआ, जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में? वो उठा बिना कुछ कहे और जाकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया, जहां से धूप अधूरी आती थी। और वहीं उसने पहली बार महसूस किया कि घर का प्यार भी किसी तराजू में तौला जाता है। अजीब सा दर्द, जिसकी उम्र इतनी कम होनी नहीं चाहिए, पर हो गया था। राघव के हाथों में उस वक्त रोक देने की ताकत थी, या शायद कोई समझदारी जो बाद में आती है, पर वो बच्चा था। शब्द नहीं, बस बेचैनी थी। और वहीं चुपचाप, पूरी तरह से अनदेखा, पक्षपात के पहले निशान उभर आए। साथ ही लैंगिक पूर्वाग्रह के भी पहले निशान उभर आए, क्योंकि घर में लोगों की सोच बिना किसी घोषणा के भी बहनों को दुविधा, भाइयों को बहादुरी, और दोनों भाइयों में भी किसी एक को ज्यादा सही मान लेने का बीज चुपके से बो देती है। और ये बीज समय के साथ जड़ों का इंतजार करता है। सवेरे की हल्की धूप जब खपरेल की छत पर चुपचाप उतरती थी, तब घर में एक अजीब सी व्यवस्था जागती थी, जैसे हर चीज का अपना तय रोल हो। और उसमें सबसे सुगठित रोल था राघव का, बड़ा बेटा। नाम से पहले ही कोई अदृश्य सा सम्मान चिपका हुआ, जैसे जन्म लेते ही किसी ने उसके सिर पर अदृश्य मुकुट रख दिया हो। कोई देख नहीं पाता, पर महसूस सब करते थे। और कमलेश, उसकी भूमिका उतनी तय नहीं, या शायद बहुत तय। आदेश सुनना, काम करना और चुप रहना, ये तीनों बातें कोई सिखाता नहीं, पर किसी तरह सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि घर का वातावरण धीरे धीरे आपको अपनी तरफ ढकेल देता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। माँ ने पुकारा, राघव जरा चाय पी ले, आज हलवा बनाया है तेरे लिए। कमलेश ने रसोई के दरवाजे से झांका। हलवे की महक जैसे उसकी नाक में घुसकर उसी जगह रुक जाती थी जहां कभी वो भी बच्चा था। पर वो जानता था, उसके लिए हलवा कभी आज नहीं बनता। जब बचता है तब मिलता है, या कभी कभी बिल्कुल नहीं। राघव आराम से खाट पर बैठा था। हवा के झोंके से उसका बाल थोड़ा हिल रहा था, और पिताजी उसे कुछ समझा रहे थे, खेत की बात, पैसों की बात, बिजनेस जैसा कुछ। कमलेश ने उस दिशा में देखा भी नहीं। उसे पता था उससे ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। उसे सिर्फ बोझ उठाने वाले काम मिलते, और शायद इसी वजह से उसके कंधे उम्र से ज्यादा भारी लगने लगे थे। कमलेश, पिताजी की आवाज आई, तगड़ी, जैसे कोई हथौड़ा सीधे छाती पर पड़े। पानी भर दे और फिर दुकान से तेल ले आ, जल्दी। राघव के साथ जाना, पर सुन, सामान तू ही उठाएगा, बस इतना। इतनी सी बात में कितनी बातें छुप जाती हैं, कोई देखे तो सही। कमलेश ने हाँ कहा नहीं, पर उसका शरीर पहले ही उठ चुका था। आदतें कुछ ऐसी ही होती हैं, मुंह से जवाब पहले नहीं, कदमों से निकलता है।
वो आगे बढ़ा, राघव पीछे पीछे, जैसे छोटा हमेशा बड़े का साया होता है, पर यहाँ साया उल्टा था। राघव चलता था और कमलेश का रास्ता उसी के पीछे बनता था। दुकान की ओर जाते हुए दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। राघव की दुनिया थोड़ी ऊंची थी, जैसे उसके आसपास एक अदृश्य बबल हो। कमलेश की दुनिया थोड़ी दबती हुई, जैसे हवा भारी हो गई हो। अचानक राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी ने कहा है, बड़ा बेटा सब संभालता है, तू समझता नहीं, जिम्मेदारी होती है। कमलेश ने सिर झुकाए हुए ही कहा, हाँ होगी, पर हाँ का मतलब कभी कभी नहीं होता है, बस आवाज की कमजोरी उसे छुपा देती है। वापसी में कमलेश तेल का भारी डिब्बा उठाया चला। राघव बस साथ साथ चल रहा था, जैसे किसी को निर्देश देने का अधिकार खुद ब खुद मिल जाता है। कई लोग रास्ते में मिले, गांव वाले, और सबने राघव को ज्यादा आदर से देखा। कमलेश जैसे भीड़ में थोड़ा गुम हो जाता था। शायद इसीलिए वो ज्यादा चुप रहता, या शायद चुप रहने को ही उसका सम्मान मान लिया गया था। घर पहुंचते ही माँ ने फिर वही आवाज, वही मिठास, वही झुकाव। राघव तू बैठ, कमलेश डिब्बा रख और हाथ धोकर आटा गूंद दे। कमलेश का गला सूख गया, पर वो कुछ बोला नहीं। कोई दूसरा पूछता, पानी पी ले पहले, पर उससे नहीं पूछा जाता। शायद ये भी एक तरह का अंतर था, बहुत छोटा, पर दिल पर लगे तो बड़ा। राघव वहीं खाट पर लेट गया, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर, जैसे उसका शरीर भी जानता था कि उसे हिलने की जल्दी नहीं। कमलेश गुंथे आटे में उंगलियां डाल रहा था, पर मन कहीं और था। हर एक हरकत में जैसे कोई अनकही खटास थी, जो वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वो कोई बगावत नहीं था, बस एक छोटी सी चुभन, जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती है। कमलेश, पिताजी ने फिर आवाज लगाई, खेत में पुताई करनी है, शाम तक खत्म कर दे। बस इतना कहते वक्त उनके लहजे में कठोरता राघव के लिए कभी नहीं होती। उसके लिए वाक्य थोड़े नर्म पड़ते, कभी कभी तो बहुत नर्म। कमलेश ने सूखे हाथों से कपड़ा पोंछा और बाहर निकल गया। राघव वहीं बैठा देखता रहा, कुछ समझता हुआ, कुछ नहीं। उसके अंदर शायद थोड़ा सा अपराध बोध था, पर उससे भी ज्यादा एक शोर कि बड़े बेटे को सुनना पड़ता है और छोटों को करना। ये बात उसे शुरू से समझाई गई थी और कमलेश को बिना समझाए माननी पड़ी थी। शाम तक पुताई करते करते कमलेश की हथेलियां जल गईं, घिसने से लाल, दर्द से भरी। पर उसने किसी को बताया नहीं, कभी बताना सीखा ही नहीं। शायद घर में उसके हिस्से का शोर जन्म से ही किसी ने धीरे धीरे कम कर दिया था। रात में जब सब सो रहे थे, राघव ने करवट बदलकर सोचा, क्या मैं सच में इतना बड़ा हूं? और कमलेश ने करवट बदलकर सोचा, क्या मैं सच में इतना छोटा हूं? किसी को जवाब नहीं मिला, पर दोनों के भीतर कुछ बदल गया था। अदृश्य चीजें सबसे तेज बदलती हैं, और इस तरह बड़े बेटे की छाया और छोटे का सन्नाटा धीरे धीरे घर की दीवारों में उतरने लगा। जैसे नमक दिखाई नहीं देता, पर हर चीज में स्वाद बदल देता है। रात ढल रही थी और घर की दीवारों पर एक थकी हुई नमी चढ़ गई थी। वही नमी जो उन घरों में मिलती है जहां बातें कम होती हैं पर फैसले बहुत, और सबसे गहरी होती है माँ की चुप्पी। ये चुप्पी किसी सूखे पत्ते की तरह नहीं होती जो हल्की हवा में कहीं भी उड़ जाए। ये चुप्पी भारी होती है, जैसे किसी पुराने संदूक की तली में रखा पत्थर। और इस घर में ये चुप्पी सबसे ज्यादा दिखती थी जब बात दोनों बेटों की आती। माँ रसोई में खड़ी थी, तवा गर्म, हाथ तेज, पर आंखों में कुछ धीमी सी हिचकिचाहट, जैसे वो बार बार खुद से पूछती हो, क्या मैं गलत हूं? और हर बार जवाब आता, नहीं, बड़े का हक बड़ा होता है। पीढ़ियों से यही सुनती आई थी, एक नियम, बिना किसी लिखावट के, पर सब मानते, यहां तक कि वो भी। शाम की रोशनी में जब उसने थाली सजाई, राघव की थाली में घी की धार थोड़ी ज्यादा दी, बस एक छोटी सी ढलान, पर कमलेश की थाली में वही घट गई। उसने ध्यान नहीं दिया, या शायद दिया पर मान लिया कि यही सही है। औरतें अक्सर मान लेती हैं क्योंकि ना मानने की कीमत घर में बहुत भारी पड़ती है। पर कमलेश ने ध्यान दिया। बच्चों की निगाहें इस दुनिया की सबसे तेज होती हैं। वो थाली लेकर बरामदे में बैठा और एक पल को लगा जैसे घी सिर्फ घी नहीं, तुलना है, अंतर है। और उसके सीने में कहीं बहुत अंदर एक हल्का कांटा चुभ गया, बिना दर्द के, पर मौजूद। पिता बरामदे से अंदर आए और आवाज में वही पुरानी सख्ती जो कभी कभी लगता था उन्होंने जानबूझकर नहीं, आदत के जोर से अपनाई है। राघव, कल से तू खेत का हिसाब देखेगा, तुझे समझना चाहिए, अब बड़ा बेटा है। राघव के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। वो खुद को तैयार समझता था, या कम से कम दिखाना चाहता था। कमलेश ने थाली से नजर उठाकर पिता को देखा, एक सेकंड को, और उस सेकंड में सब साफ था। उसका नाम बीच में भी नहीं, कोई संभावना नहीं, जैसे उसका आज भी छोटा और कल भी छोटा
और शायद हमेशा छोटा ही रहने वाला था। माँ वहां खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी गर्माहट, थोड़ी हिचक, थोड़ी ठंडक, सब मिला जुला। औरतें अक्सर फैसला नहीं सुनाती, पर घर में फैसले उनकी चुप्पी के पीछे छुपकर जन्म लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वो चाहती थी कि कमलेश खुश रहे, लेकिन शायद वो उससे ज्यादा चाहती थी कि राघव ठीक बने रहें। बड़े को सही रखना जरूरी, छोटे अपने आप सीख जाते हैं। ये सोच धीमी, पुरानी, पर असरदार। रात को जब सब खाना खा चुके थे, माँ ने दोनों के बच्चे कौर उठाए। राघव की थाली से स्वाद उठ रहा था, कमलेश की थाली में सन्नाटा। उसने धोने के लिए दोनों बर्तन एक साथ रखे, पर हाथों की हरकत अनजाने में राघव वाली थाली को पहले छू गई। आदत या प्यार या पक्षपात, या शायद इन तीनों का इतना महीन मिश्रण कि वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। कमरे में लौटते वक्त माँ ने देखा कमलेश खाट के कोने में बैठा छप्पर की ओर देख रहा था, जैसे किसी दूर की दुनिया से बात कर रहा हो। उसकी आंखों में एक शांत सवाव था जो किसी को सुनाई नहीं देता। माँ चाहती थी कि उसके पास जाए, उसे सहलाए, बताए कि वो भी उतना ही प्यारा है, पर उसके पैर नहीं चले, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो पिताजी की भौहें हल्की सी टेढ़ी हो जाएंगी और घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। औरतें घर में प्यार बांट सकती हैं, पर बराबरी नहीं। बराबरी की कीमत उनसे कोई पूछता नहीं, बस वसूली होती है। पिता अपनी चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे और धुएं में उनका झुकाव साफ था, उधर राघव की दिशा में। उनके खड़े होने, बोलने, बैठने का अंदाज तक उसी बेटे की तरफ झुका था, जैसे दुनिया भी वहीं झुकी हो। कमलेश ने कई बार कोशिश की, किसी छोटे काम की तारीफ, किसी छोटी जीत की उम्मीद, पर हर बार पिता की नज़र बस गुजरती थी, रुकती नहीं। जैसे वो बेटा घर के लिए जरूरी कम, उपयोगी ज्यादा था। माँ ने ये सब देखा, हर दिन, हर पल, पर उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसकी चुप्पी ही घर का नियम था, और उसकी चुप्पी ही घर की आग भी। और धीरे धीरे दोनों भाई वली सीखने लगे। बड़ा होना सम्मान देता है, छोटा होना सिर्फ जिम्मेदारी। और उस रात माँ ने दिया बुझाया, पर दो दिलों में दो अलग अलग अंधेरे सुलगने लगे। कहानी वहीं नहीं रुकी, बस और गहरी हो गई। सुबह अभी पूरी खुली भी नहीं थी, पर खेतों की मिट्टी पहले से ही जिंदा थी। उस मिट्टी की अपनी एक खास खुशबू होती है, भीगी हुई, मेहनत वाली, सच्ची। और शायद यही सच सबसे पहले कमलेश ने सीखा। राघव अभी आधी नींद में था, खाट पर ही पसरा हुआ, जबकि कमलेश को पिता की आवाज ने नींद से खींचकर बाहर निकाल लिया। चल बेटा, खेत पर पहुंचना है, आज काम ज्यादा है। बेटा, ये शब्द पिताजी हर बार बोलते थे, पर पता नहीं क्यों इस शब्द में कमलेश को अपनापन कम, आदेश ज्यादा सुनाई देता था। कमलेश मिट्टी में पहली ही कदम रखते ही समझ गया कि आज का दिन लंबा होने वाला है। खेत की हवा में गेहूं के पौधों की हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुराना गीत गा रहे हो। पर उस गीत में मजा सिर्फ तब है जब तुम सुनने आए हो। अगर तुम काम करने आए हो तो ये गीत बोझ बन जाता है। और कमलेश हर दिन बोझ उठाता था, बिना शिकायत, बिना विकल्प। राघव बाद में आया, आराम से, जैसे खेत भी उसकी टाइमिंग पर चलता हो। हाथ में लस्सी का ग्लास, पैर में नई चप्पलें। कमलेश ने उसे देखा और बस देखा, कुछ बोला नहीं। वो अब बोलना कम सीख चुका था, जबकि दर्द ज्यादा। पिताजी ने दोनों को काम बांट दिया, या शायद कहना चाहिए काम नाम के हिसाब से बांटा। राघव, तू गड्ढे की निगरानी कर, किसानों को समझा दे कितना पानी छोड़ना है। बड़े काम तुझे सीखने चाहिए। कमलेश, तू नहर की सफाई कर, जल्दी, धूप तेज होने से पहले। इतना सीधा फर्क, इतनी साफ तफरीक। एक को जिम्मेदारी, दूसरे को मजदूरी। नहर की सफाई आसान लगती है, पर होती नहीं। मिट्टी चिपकती है, पानी ठंडा, पर हथेलियां जला देता है। पत्थर, काई, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, सब एक साथ तुम्हारी ताकत नापते हैं। कमलेश की उंगलियां लाल पड़ गईं, नाखूनों में मिट्टी भर गई, लेकिन उसके सीने में एक उतरा हुआ सा सन्नाटा था, जैसे वो अब इन बातों पर टूटता नहीं, बस थकता है। दूसरी तरफ राघव अपनी जगह निगरानी कर रहा था। साफ कपड़े, साफ पैर और हल्की सी हुक्म देने वाली आवाज। पिताली बार बार उसी के पास जाते, उसके कंधे पर हाथ रखते, उसे समझाते कि असली काम दिमाग का होता है, हाथ का नहीं। और कमलेश वहीं दूर पानी में घुटनों तक धंसा महसूस करता कि मानो उसके हाथ बेकार नहीं, बस कम कद्र किए हुए हैं। दोपहर में जब धूप तेज हुई तो कमलेश की पीठ से पसीना नदी की तरह बह रहा था। राघव छांव में बैठा चौकड़ी जमाया था, और हाँ, माँ ने जो नाश्ता भेजा था वो भी पहले राघव ने खाया। कमलेश के हिस्से में जो बचा वही आया। ये रोज का नियम था, पर हर रोज ये नया घाव जैसा लगता, छोटा पर ताजा। एक पल ऐसा आया जब कमलेश के हाथ रुक गए। गहरी सांस, अनजानी। वो पानी में झुका और उसने अपनी परछाई देखी। उस परछाई में एक सवाल था, कितनी मेहनत करूं कि कोई मुझे भी योग्य समझ ले।
और जवाब हवा में खो गया। शाम ढलते ढलते जब पूरा खेत सुनहरे रंग में चमकने लगा, पिताजी आए और बोले, आज राघव ने अच्छा काम किया, समझदार होता जा रहा है। राघव मुस्कुराया, आधा गर्व आधा आदत। कमलेश ने उनकी तरफ देखा, बस 1 सेकंड, पर जैसे उसके भीतर का कुछ टूट गया। कोई पूछता भी नहीं उसने कितना काम किया, कितना बोझ उठाया, कितनी बार खुद को थकाकर भी खड़ा रखा। पिताजी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई मेडल पहनाया हो, और कमलेश, उसके कंधे पर पड़े कीचड़ तक किसी ने नहीं देखा। घर वापसी में दोनों साथ साथ चले, पर उनके बीच दूरी हवा में लिखी जा चुकी थी। राघव ने रास्ते में कहा, देख, बड़ा हूं ना मैं, तो ये सब मुझे सीखना ही है। मेहनत तू भी करता है, पर तुझे मेरे जैसा प्लान करना सीखना होगा। पिताजी मुझ पर भरोसा करते हैं, ये बड़ी बात होती है। कमलेश के होंठ हिले, पर कुछ निकला नहीं। आवाज अंदर ही अंदर जैसे डूब गई। वो सिर्फ इतना सोच पाया कि अगर भरोसा मेहनत से मिलता तो मेरे हिस्से में क्यों नहीं आता। रात को माँ ने राघव के पैर दबाए। कमलेश ने से देखा, हाँ देखा, और देखने में भी दर्द होता है। एक धीमा पर लगातार चुभता हुआ। उस रात कमलेश की हथेलियां फिर भी मिट्टी से भरी थीं, राघव की उंगलियां साफ, पर इन दोनों के बीच फर्क सिर्फ उंगलियों में नहीं, किस्मत में लिखा जा रहा था। मेहनत की महक मिट्टी में रहती है, पर इनाम कभी कभी सिर्फ नाम वाले को मिलता है। और कमलेश पहली बार समझने लगा कि अनुचित चीजें भी कभी कभी बहुत सामान्य दिखती हैं, लेकिन असली चोट उन लोगों को लगती है जो सामान्य बने रहते हैं। दिन बीतते गए, पहले धीमे, फिर थोड़े तेज, फिर इतने तेज कि पता भी नहीं चला कि दोनों भाइयों के बीच जो नर्म सा धागा था वो कब खुरदुरा होने लगा। कड़वाहट बेल की तरह उगती है, पहले एक छोटा पत्ता, फिर दूसरा, फिर अचानक पूरा झाड़ी, और किसी को समझ ही नहीं आता कि ये शुरू कब हुई थी। शायद किसी घी की बूंद से, शायद किसी नजर की हल्की सी तिरछाहट से, या शायद किसी प्यार के गलत बंटवारे से। उस शाम जब आंगन में दोनों खेल रहे थे, या शायद खेलते हुए दिख रहे थे, हवा में एक अलग सी खामोशी थी। राघव एक लकड़ी से छोटी गाड़ी बना रहा था और कमलेश उसे देख रहा था। देखने में कोई बुराई नहीं, पर देखने में उम्मीद घुली हो तो बुराई शुरू हो जाती है। कमलेश चाह रहा था कि राघव उससे पूछे, चल तू भी बना ले, पर राघव को शायद याद नहीं था कि 2 लोगों का खेल 2 लोगों से होता है, एक के आदेश से नहीं। और फिर वही हुआ जो बेल को पहली सच्ची खाद देता है। राघव ने कहा, अरे ये लकड़ी मत छू, टूट जाएगी, तू दूसरी वाली ले। आवाज हल्की लेकिन इशारा भारी। कमलेश ने कुछ नहीं कहा, उसकी उंगलियां रुक गईं। उसके भीतर कुछ धीरे से चटक गया, जैसे सूखी टहनी हो। रात को पिता आए और बोले, राघव तूने गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है, तू तो गया किस पर। और उसी पल कमलेश ने जाना कि उसकी बनाई चीजें, चाहे मिट्टी की हों या मन की, किसी के लिए खास नहीं होंगी। इससे बड़ी चोट होती ही क्या है। धीरे धीरे छोटे छोटे मामलों में भी दोनों की सांसें टकराने लगीं। अगर राघव बाहर बैठता, कमलेश अंदर चला जाता। अगर कमलेश कुछ कहता, राघव उसकी बात काट देता। अगर पिताजी दोनों को पुकारते, राघव आगे आता, कमलेश खुद ब खुद पीछे छूट जाता। और ये सब किसी बड़े झगड़े से नहीं, छोटे छोटे घावों से हो रहा था। घाव जो ठीक नहीं होते, बस आदत बन जाते हैं। एक दिन माँ ने गलती से राघव की शर्ट कमलेश को पकड़ा दी। कमलेश पहनने ही वाला था कि राघव चिढ़कर बोला, ये मत पहन, ये मेरी है, तू क्यों सब मेरा लेता रहता है। सब? कमलेश ने मन ही मन सोचा, मैंने क्या लिया है, पर शब्द बाहर नहीं आए। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी साथी थी और सबसे बड़ा दुश्मन भी। माँ ने भी बात को बीच से काट कर कहा, अरे दे दे कमलेश, बड़ा भाई है। बस 3 शब्द, बड़ा भाई है। और इन 3 शब्दों ने दोनों भाइयों के बीच अदृश्य दीवार में एक और ईंट लगा दी। एक दिन खेत से लौटते समय राघव ठोकर खाकर गिर पड़ा। कमलेश तुरंत उसे उठाने आया, बिल्कुल सच में मदद करने आया, पर राघव ने हाथ झटक दिया, मैं खुद उठ सकता हूं, तू हाथ नहीं लगा। और पिताजी दूर से यही देख रहे थे और बोले, शाबाश राघव, मर्द खुद खड़े होते हैं। कमलेश ने पहली बार समझा कि उसके हाथ मदद के लिए बने ही नहीं, या शायद उन्हें ऐसा बनने ही नहीं दिया गया। रात को दोनों की खाटें अलग अलग थीं, पर दोनों की आंखें खुली थीं। राघव सोच रहा था, मैं सही हूं क्योंकि मुझे हमेशा यही बताया गया है। कमलेश सोच रहा था, मैं गलत हूं क्योंकि मुझे कभी कुछ और बताया ही नहीं गया। और दोनों की सोच के बीच एक कड़वी बेल उग रही थी, धीरे धीरे, चुपचाप, पर बहुत दृढ़ता से। उसकी जड़ें दोनों के दिलों में उतर रही थीं और किसी को पता ही नहीं कि ये किस दिशा में बढ़ेगी। अगली सुबह जब आंगन में दोनों फिर साथ खड़े हुए, एक अजीब सी दूरी थी।
इतनी की हवा को बीच से गुजरना पड़े, इतनी की माँ भी समझ गई कि कुछ बदल रहा है। पर उसकी चुप्पी ने फिर वही किया, बेल को रोकने के बजाय उसे बढ़ने दिया। और बेल हमेशा ऊपर नहीं फैलती, कभी कभी दिल के भीतर भी फैलती है, और वही सबसे खतरनाक होती है। शाम की हवा थक कर बैठ गई थी और पुराने बरगद के नीचे बिखरी सूखी पत्तियां ऐसे सरसराती थीं जैसे कोई पुराना राज याद दिला रही हो। घर के भीतर दाल की उबलती कढ़ाई से उठता भाप भी अजीब सा बोझ लेकर घूम रहा था, और उसी बोझ के बीच पिता ने पहली बार वो नक्शा खोला था जिसे देखकर छोटे बेटे की रगों में एक चुभन सी दौड़ी। नक्शा जमीन का था, पर लगे जैसे दिलों का बंटवारा भी उसी नीली स्याही से खिंचने वाला हो। बड़ा बेटा आसन मारकर पिता के पास बैठ गया, जैसे उसकी जगह वहीं तय हो। छोटा दूर खड़ा दरवाजे के चौखट पर टिककर इंतजार करता रहा कि शायद कोई बुलावे वाला शब्द निकले, पर निकला बस सूखा सा आदेश, सुन इधर आ, पर बीच में मत बोलना। और वो चुपचाप आया, पर मन में कहीं एक तड़प जमती गई, क्या मैं सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ हूं? नक्शे की रेखाएं टेढ़ी थीं, बिल्कुल रिश्तों की तरह। पिता उंगली से खेतों की ओर इशारा करते बोले, ये हिस्सा तेरे भाई का और ये बस थोड़ा वाला तुम्हारा। थोड़ा? वो शब्द जैसे किसी लोहे की छड़ की तरह दिमाग में बजा। मेहनत दोनों ने की थी, पानी दोनों ने ढोया था, पर हिस्से जैसे किसी तराजू ने पहले ही एक तरफ झुकाव तय कर रखा हो। बड़ा भाई मुस्कुराया, बहुत हल्की पर चुभती हुई मुस्कान, जैसे जीत बिना लड़ाई के मिल गई हो। छोटा बस गले से उतरते सूखे थूक को निगलता रह गया। पिता की बातों में तर्क था, पर न्याय कम। बड़े के नाम पर जिम्मेदारी का पुलिंदा रख दिया गया, छोटे के हिस्से में समझदारी डाल दी गई। और ये तो सब जानते हैं, समझदारी अक्सर उस पर थोपी जाती है जिसे दबाया गया हो। माँ कमरे के कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में कुछ था, कहने की कोशिश पर कह ना पाने की मजबूरी। वो चाहकर भी पिता के फैसले में दखल नहीं दे सकती थी, लेकिन उसकी सांसें एक अलग ही कहानी कह रही थीं कि उसने भी देखा है कि किसका पसीना जमीन में जज्ब हुआ और किसके नाम की पट्टी ज्यादा बड़ी लिखी जा रही है। पर वो चुप रही, वही पुरानी चुप्पी, वही धीमी पर असरदार मौजूदगी। छोटे भाई ने हिम्मत करके पूछ लिया कि इतना कम क्यों? पिता ने बस कंधे उचकाए, तू तो समझदार है, तुझे थोड़ा भी काफी होगा, घर तो तेरे बड़े भाई ने संभालना है। ये वाक्य जैसे किसी हथौड़े की चोट। समझदार होना उसके लिए दंड बन चुका था। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी हो गई, नक्शे की रेखाएं कील की तरह उसके सीने में धंसती गई, और उसी क्षण एक दरार पड़ी, बहुत महीन पर सच्ची। दरार भरोसे में, भाईचारे में, और शायद खुद में भी। बड़े भाई की ओर देखते हुए छोटा सोचता रहा कि क्या वो मेरी तरफ भी देख सकता है, जरा सा भी। पर नहीं, उसकी आंखों में केवल संतोष था, जैसे कह रहा हो, ये हक मुझे मिलता ही है। रात होते होते दोनों भाइयों के बीच की दूरी नक्शे की उन टेढ़ी रेखाओं से भी गहरी हो चुकी थी। बाहर हवाएं चल रही थी, पर भीतर दिलों में एक और तूफान उठ चुका था, जिसने पहली बार बताना शुरू किया कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये वारिसों की लड़ाई की पहली चिंगारी भी बन सकती है। और आज वही चिंगारी फूट चुकी थी। रात की काली परत धीरे धीरे गानों के ऊपर फैल रही थी, पर घर के भीतर कुछ और ही अंधेरा गहराता जा रहा था। आंगन में दोनों भाइयों की तेज बहस की आवाजें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। शब्द तीर थे और चोट सीधे रिश्ते पर लग रही थी। पिता अपने कमरे में थे, माँ चुपचाप चौखट पकड़कर खड़ी, और उस शोर में एक आवाज थी जो हर बार उठती फिर बुझ जाती, उनकी बहन की। वो उम्र में सबसे छोटी थी, पर समझ में शायद सबसे बड़ी। उसकी आंखों में हमेशा से ये घर कुछ अलग दिखाई देता था, एक धागे से बंधा हुआ, थोड़ा कमजोर, थोड़ा तना हुआ। और आज जब दोनों भाई एक दूसरे पर खौलते शब्द फेंक रहे थे, वो समझ रही थी कि वही धागा अब टूटने वाला है। उसने कई बार कोशिश की, भैया ये सब छोड़ो, एक मिनट सुनो, पर उसकी आवाज उन दोनों के गर्जन में खोकर रह जाती। बहनों की आवाज वैसे भी किसे सुनाई देती है? कागज बांटे जाते हैं, खेतों का हिसाब होता है, बेटों को हिस्से मिलते हैं, और वो बस एक परछाई की तरह, घर का हिस्सा होते हुए भी हक से हमेशा बाहर। उसकी बातों को सलाह समझा जाता, कभी निर्णय नहीं। जब बड़े भाई ने गुस्से में जैस्मीन की लकड़ी का स्टूल लात मारकर गिराया, बहन डरते हुए आगे आई। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ये बहुत छोटा मसला है। बड़ा भाई चीखा, तू बीच
बीच में मत बोल, ये मर्दों का फैसला है। वो एक पल और बहन का चेहरा जैसे सूख गया। मर्दों का फैसला? क्या उसने खेतों में पानी नहीं ढोया, घर को संभाला नहीं, रिश्तों को गोंद की तरह जोड़कर नहीं रखा? क्या वो सिर्फ इसलिए कम हो गई क्योंकि उसके हिस्से में बेटे वाला सम्मान नहीं लिखा गया? छोटा भाई बहन की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने उसकी तड़प पहचानी। वही बहन, वही जिसकी आवाज हमेशा हल्की थी पर जितनी भी थी सच को छूती थी। उसने धीरे से कहा, दीदी सही बोल रही हैं। पर पिता बाहर आ गए, गंभीर, भारी, और बस एक वाक्य, लड़कियों की बातों से घर नहीं चलता, तुम लोग शांत हो जाओ। उसकी छाती में कुछ भीतर ही भीतर टूट गया। वो जानती थी उसकी आवाज कभी इस घर में उतनी ऊंची नहीं हो पाएगी जितनी लड़ाई की धमक थी, पर आज साफ दिख गया उसकी अहमियत भावनाओं तक सीमित है, फैसलों तक नहीं। वो वापस अपने कमरे में गई, धीरे से चरमराती लकड़ी का दरवाजा बंद किया और वहीं बैठकर सुनती रही। दो भाइयों की खालिस नाराजगी, पिता का तर्क, माँ की बेबस चुप्पी और अपने दिल के भीतर उठती छोटी सी आग। क्योंकि वो जानती थी घर की महिलाएं अक्सर सबसे ज्यादा समझती हैं पर सबसे कम सुनी जाती हैं। रात गहराती गई, झगड़ा चलता रहा, लेकिन बहन की धीमी, अनसुनी पर मजबूत आवाज उसी रात एक वादा कर बैठी, अगर ये घर कभी बचा तो उसकी वजह वही होगी जिसे किसी ने अभी तक मुख्य किरदार माना ही नहीं। उस रात की हवा अजीब थी, कुछ भारी, कुछ थमी हुई, जैसे आंगन के ऊपर कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। दोनों भाई दिन भर झगड़ते रहे थे। बहन की आवाज सूखे पत्तों की तरह उड़कर कहीं गायब हो गई थी। माँ की चुप्पी अब चुप्पी नहीं बल्कि दर्द की फुसफुसाहट बन चुकी थी। पर रात ने जैसे किसी पुराने घाव को अचानक कुरेद दिया। पिता ने सबको चौपाल वाले कमरे में बुलाया। लेन देन, हिस्से, घर का भविष्य कुछ तय करना है, बस इतना कहा उन्होंने। पर अंदर एक तूफान पहले से उबल रहा था। छोटा भाई थका हुआ बैठा था, आंखों के नीचे गहरी छाया और मन में एक डर, शायद कुछ और छीन लिया जाएगा उससे। बड़ा भाई आत्मविश्वास में थोड़ा ज्यादा तना हुआ था, जैसे फैसले उसी के जेब में पड़े हों। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। और अचानक फैसले की आवाज गिरी, इतनी अचानक, इतनी कठोर, इतनी तेज कि हवा ने खुद को समेट लिया। पिता ने कहा, मैंने तय किया है, पूरा बड़ा खेत बड़े बेटे के नाम और छोटा खेत छोटे बेटे को। बस इतना बड़ा फैसला और शब्द इतने छोटे। छोटा भाई सांस तक लेना भूल गया। ये क्या था? जो हिस्सा सुबह तक थोड़ा था, रात तक और कम कैसे हो गया? वो हकलाया, पर क्यों? मेरी मेहनत भी। पिता ने काट दिया, बड़ा बेटा घर चलाएगा, तू बस साथ देगा, इतना बहुत है। साथ देगा? ये शब्द जैसे पेट में तेज चोट, जैसे किसी ने उसकी पूरी पहचान से हक शब्द को फाड़कर निकाल दिया हो। और तभी सबसे डरावना मोड़ आया। बड़े भाई ने बिना पलक झपकाए पिता को एक नया नक्शा थमाया। हाँ, नया, किसी को बताए बिना बनवाया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मां तक को खबर नहीं थी। छोटे भाई ने नक्शा झपट कर देखा। रेखाएं अलग थीं, भाग बांट अलग था। उसमें लिखा था, छोटे बेटे का हिस्सा गांव से दूर खराब मिट्टी वाली जमीन में धकेल दिया गया है। ये साफ साफ षड्यंत्र था, धीमी सड़ी हुई योजना जो शायद हफ्तों से पक रही थी। वो गुस्से में कांप उठा। ये सब कब किया? मेरे बिना? मां को भी नहीं बताया? बड़ा सिर्फ मुस्कुराया, बहुत खतरनाक ठंडी मुस्कुराहट, जैसे कह रहा हो, फायदे की बातों में भाई नहीं, दिमाग चलता है। मां बोलना चाहती थी, सच में चाहती थी, पर पिता ने हाथ उठा दिया। जो तय हुआ है वही रहेगा। बस उसी पल पूरा कमरा हिल गया, जैसे दीवार से कोई ईंट निकाल ली गई हो, जैसे नींव में कोई दरार अचानक जोर से चटक गई हो। छोटे भाई ने पहली बार पिता की आंखों में देखते हुए कहा, आज आपने बेटा नहीं, घर खोया है। फिर वो उठकर चला गया। तेज कदम नहीं, टूटे हुए कदम। हर कदम की आवाज कमरे में गूंजती रही और वो गूंज देर तक सबको सुनाई देती रही। उस रात एक फैसला नहीं हुआ था, एक रिश्ता मर गया था और घर अपनी नींव पर लड़खड़ाता दिखने लगा था। क्योंकि कभी-कभी अन्याय धीरे नहीं आता। एक रात, एक कागज, एक वाक्य और पूरा संतुलन बिखर जाता है। सुबह की पहली रोशनी घर की दीवारों पर पड़ी, पर उस घर के भीतर कहीं भी उजाला नहीं उतरा। रात का फैसला अभी भी हवा में तैर रहा था, भारी, कसैला और एक अजीब सी खामोशी लेकर। बड़ा भाई अपनी जीत में खोया नहीं था, बस उसकी आंखों में एक तल्ख सा संतोष था, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। पर अंदर, गहरा अंदर कुछ हल्का नहीं था, बल्कि एक सिहरन थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। लालच धीरे धीरे आदमी के भीतर ऐसा जगह बना लेता है जहां पहले रिश्ते रहते थे, और यही उस रात हुआ था।
लेकिन हर कहानी में एक जगह होती है जहां दिल और अहंकार टकराते हैं। हमेशा नहीं जीतता अहंकार। सुबह माँ सबसे पहले बाहर आईं, चेहरे पे चिंता की रेखाएं, होठों पर विनती सी दबी। उन्होंने बड़े बेटे को देखा जो आंगन में खड़ा नक्शे को फिर से मोड़ रहा था, जैसे बार बार देखकर अपनी शक्ति को छूना चाहता हो। माँ ने धीमे से कहा, तूने ठीक नहीं किया, छोटे ने भी उतनी ही मेहनत की है। बड़ा ये सुनकर झुंझलाया, माँ मैं ही तो घर संभाल रहा हूँ, हक मेरा ही बनता है। ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक, कमाल का शब्द। जो आदमी अपने हित समझाने में सबसे पहले इस्तेमाल करता है और भावनाएं मिटाने में सबसे पहले सफल होता है। माँ और कुछ कह पाती उससे पहले बहन आ गई। उसकी आंखें लाल थीं पर आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत। भैया, आपको जो मिला है वो मेहनत का नहीं, पापा के झुकाव का है, पर जो खोया है वो आप महसूस भी नहीं कर रहे। बड़ा भाई पलटा, मैंने क्या खोया? बहन ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। एक भाई और उसके भरोसे का हिस्सा। जो मिलना था तुम ले गए, जो बचना था तुम गवा बैठे। ये शब्द किसी धारदार चीज की तरह उसकी छाती में उतर गए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो चला गया अपनी मर्जी से। पर सच ये था, उसे पहली बार लगा कि शायद छोटा सिर्फ गुस्से में नहीं गया, टूटा हुआ गया। और ये सोच अचानक उसे बेचैन कर गई। घर के सामने वाले रास्ते पर छोटा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद दूर खेतों में चला गया था, शायद अकेले बैठकर हक और दर्द की उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वही खेत जिसमें उसकी मेहनत का पसीना था, पर नाम किसी और का। वहीं बैठा वो याद कर रहा था कैसे बचपन में दोनों भाई एक ही कंबल ओढ़ के सोते थे, कैसे बड़े भाई ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, कैसे दोनों ने बारिश में कीचड़ के ढेले फेंककर खेलने की कसम तोड़ मस्ती की थी। और अब एक कागज, एक झुकाव, एक फैसला और सब खत्म। उधर बहन धीरे धीरे बड़े भाई के पास आई। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना शिकायत, बस खरा सच। जानते हो भैया, प्यार बड़ा अजीब होता है, चाहो ना चाहो आता रहता है। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो, पर दिल की जीत कुछ और ही रूप लेती है। बड़ा भाई कुछ कह नहीं पाया, शब्द जैसे गले में फंस गए। और वहीं उसी शांत पल में कंपैशन ने अपना पहला बीज डाला। वो पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, सोच में, उलझन में और शायद पछतावे की हल्की सी शुरुआत में। तभी दरवाजे पर आहट हुई। छोटा भाई वापस आ रहा था, अकेला, थका, टूटता नहीं पर थका जरूर। उसकी आंखों में गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा। वो दरवाजे के पास खड़ा रहा, कुछ बोलने की कोशिश करता हुआ। और वहां इसी एक पल में बड़े भाई के भीतर कुछ पिघला, बहुत कम पर पिघला। क्योंकि जब एक टूटे दिल की चुप आवाज सामने खड़ी होती है, अहंकार भी अपनी सांसें रोकने लगता है। यही शुरुआत थी उस मोड़ की जहां लालच की दरार और कंपैशन का चमत्कार धीरे धीरे आमने सामने खड़े हुए थे। दिल बनाम अहंकार, इन दोनों में हमेशा कोई एक नहीं जीतता। कभी कभी उस दिन दोपहर बाद अचानक आसमान का रंग बदल गया, जैसे किसी ने ऊपर से हरे भरे खेतों पर उदासी की एक परत गिरा दी हो। दूर पहाड़ियों के पीछे से काले बादल उमड़ते आए, हवा में मिट्टी की नम खुशबू उठी। वही पहली बारिश वाली, जिसमें धूल भीगकर फूल जैसी महकने लगती है। छोटा भाई खामोशियों में डूबा खेतों के किनारे जा खड़ा हुआ। जहां तक नजर जाती हर तरफ बस हरियाली ही थी, गीली, चमकती, बारिश आने की बेचैनी से धड़कती हुई। उसे लगा कि ये हरा विस्तार उसकी अपनी जिंदगी जैसा ही है, ऊपर से सुंदर, भीतर से कच्चा और अभी अभी किसी तूफान का इंतजार करता हुआ। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और अचानक पूरा खेत बारिश की आवाज से भर उठा। जमीन पर गिरती, पत्तियों पर फिसलती, कहीं दूर तालाब में गोल गोल लहरें बनाती हुई। लेकिन जितना सूदिंग ये दृश्य था, उतना ही कीचड़ भरा भी। मिट्टी नर्म होकर पैरों से चिपकने लगी, हर कदम भारी, हर चलना मुश्किल। ये कीचड़ जैसे उसकी जिंदगी का सच बन गया, जो कदम रोकता है पर आगे बढ़ने से मना भी नहीं करता। अचानक पीछे से बहन की पुकार आई, भैया रुक जाओ। वह पलटा। बहन दौड़ रही थी बारिश में भीगती हुई, उसकी साड़ी हवा में फंसी सी उड़ती। वह पास आई, हाँफती, ये कीचड़, ये मुश्किल, ये अकेलापन, ये सब तुम्हारे हिस्से का नहीं है, हम सबके हिस्से का है। छोटे ने पहली बार महसूस किया, उसकी आवाज ही वो थी जो हमेशा उसे वापस खींच सकती थी, चाहे कितना भी दूर चला जाए। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया। बारिश में भीगा, सांस फूली हुई, हाथों में मिट्टी चिपकी, पर चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी। रुक जा, बड़े भाई ने धीमे से कहा। कोई आदेश नहीं, न अहंकार, बस एक विनती। बारिश बढ़ चुकी थी, तीनों कीचड़ में खड़े थे, पैर धंस रहे थे, पर शायद पहली बार दिल अपने अपने गलतियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
बड़ा भाई आगे आया छोटे के पास, पर फिसल गया सीधे घुटनों तक कीचड़ में। और उसी सेकंड जो हुआ वो बातें नहीं कर पाई। छोटे भाई ने झट से हाथ पकड़ लिया उसे गिरने से रोकने के लिए। इंस्टिंक्ट, दिल, जो चाहे जितना भी दुखी हो भाई को गिरने नहीं देता। बड़ा भाई कुछ पलों तक उसी पकड़ को देखता रहा। बारिश उसके चेहरे पर चिपकी गलती और शर्म दोनों को धो रही थी। वो बोला, मैं गलत था, बहुत ज्यादा। लालच में मैंने सब भूल गया, तू नहीं खोना चाहिए था। छोटा भाई चुप, शब्द मुश्किल, घाव ताजा, पर बारिश का पानी उन घावों पर गिरता जा रहा था, ठंडा, शांत, जैसे कहता हो चलो थोड़ी राहत हो जाए। बहन दोनों भाइयों के बीच खड़ी मुस्कुराई नहीं, बस गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतरा हो। ये कीचड़, उसने धीरे से कहा, सिर्फ पैर नहीं रोकता, कभी कभी ये इंसान को बराबर कर देता है, एक जैसा, एक जैसी मुश्किल में, एक जैसी इंसानियत में। बड़ा भाई उठते हुए बोला, नक्शा, फैसला सब फिर से होगा, बराबरी से। तू मेरे बिना नहीं, मेरे साथ होगा। छोटे भाई ने हल्की सी नजर उठाई, बारिश की बूंदें उसकी पलकों से फिसलती हुई। कुछ कहकर नहीं, बस चुपचाप सिर हिलाकर उसने संकेत दिया। शायद हाँ, शायद फिर से शुरुआत हो सकती है। बारिश थमती नहीं थी, पर दिलों में भरा धुआं हल्का जरूर होने लगा था। खेत हरे ही थे, पर अब उस हरियाली का मतलब बदल चुका था। ये सिर्फ मौसम का रंग नहीं था, ये रिश्तों में लौटती नमी थी। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कीचड़ में मिलता है, जहां पैर फिसलते हैं पर दिल संभलने लगते हैं। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट पीछे हटकर किसी दूर घाटी में खो गई और खेतों से उठती मिट्टी की गंध ने जैसे माहौल को फिर से इंसानी बना दिया। तीनों, दो भाई और उनकी बहन, कीचड़ में खड़े थे, भीगे हुए, कांपते हुए, पर दिलों में एक अजीब सी नरमी उतरने लगी थी। वो नरमी जो अक्सर तूफानों के बाद आती है, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अब बहुत हुआ, थोड़ा संभल लो। अगली सुबह पिता ने देखा कि आंगन में दोनों भाई साथ बैठे हैं। वो दृश्य उन्हें अजीब लगा। कल तक जो एक दूसरे से नजरों तक से लड़ रहे थे, आज साथ में चूल्हे कर आंच सुलगा रहे थे। उनके बीच कोई बात नहीं थी, पर चुप्पी भी झगड़े वाली नहीं, काम वाली थी। माँ ने धीरे से भगवान का नाम लिया, ये चुप्पी अच्छी है, ये चुप्पी जोड़ती है। फिर आया वो पल, अंतिम फैसला करने का। नक्शा फिर से खोला गया। इस बार बड़ा भाई खोल रहा था, छोटे को साथ बैठाकर, बहन को बराबर में बिठाकर, माँ की ओर देखते हुए और पिता से बिना डर के, बिना चुनौती के, सिर्फ सच्चाई के साथ। बाबा, बड़े ने कहा, आवाज धीमी पर दृढ़, आज फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे, बराबरी से। घर तभी बचेगा जब हम दोनों साथ रहेंगे, वरना बस मकान रह जाएगा, घर नहीं। पिता के चेहरे पर उलझन थी। शायद उन्हें अपने ही निर्णयों की नंगी दीवार पहली बार दिखाई दी। बहन ने आगे बढ़कर नक्शे के किनारे पकड़े, उसका हाथ कांप रहा था, पर दिल नहीं। ये फैसला घर के 3 लोगों से होना चाहिए, 2 नहीं। मैं हिस्सा नहीं मांग रही, पर मेरी आवाज का वजन मांग रही हूं। खामोशी, बहुत भारी, बहुत सच्ची। छोटे भाई ने नक्शे पर उंगली रखी, उस जगह पर जहां उसका छोटा हिस्सा लिखा था। ये जमीन हम दोनों की बराबर है, उसने सीधे बड़े भाई की आंखों में देखते हुए कहा। तू जितना बोएगा मैं उतना बोऊंगा, तू जितनी मेहनत करेगा मैं उससे ज्यादा करूंगा, पर हक बराबर होगा। बड़े भाई की आंखें भर आईं। पछतावा अचानक किसी सैलाब की तरह उसके भीतर उमड़ आया। वो बोला, ये हिस्सा तेरा जितना है, मेरा भी उतना ही है, पर ये तूने जो हाथ मुझे बारिश में दिया था ना, वही मेरा सबसे बड़ा हिस्सा है, बाकी सब कागज। पिता ने देखा कि दोनों भाई अपने अपने हिस्से की लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये घर टूटने की कगार से लौट चुका था, वो भी एक रात में, एक बारिश में, एक टूटे दिल की चुप पकड़ में। अंतिम बंटवारा हुआ बराबरी का, इतना साफ, इतना न्यायपूर्ण कि नक्शा भी जैसे राहत की सांस ले उठा। सब दस्तखत हो गए और तभी बहन उठी। उसने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा। न कोई आशीर्वाद का अभिनय, न कोई नाटकीयता, बस एक माँ जैसी हल्की सी थाप। तुम दोनों ने घर बांटा नहीं, बचाया है। और तीनों की आंखें उसी पल भर आईं। माँ ने मुड़कर आंच मंद की ताकि कोई उसकी भीगी पलकें न देखे। शाम ढलते ढलते दोनों भाई खेत पर गए, जहां कीचड़ सूख चुका था, जहां बारिश की बूंदों से हरा भरा हर पौधा चमक रहा था, और जहां दोनों ने एक एक बीज अपनी अपनी हथेलियों से मिट्टी में दबाया। छोटा बोला, ये हमारा पहला बीज है, बराबरी का। बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, और आखिरी लड़ाई आज खत्म। मिट्टी की खुशबू उठी, हवा ने पत्तों को छुआ, और सूरज की आखिरी किरण दोनों भाइयों पर ऐसे पड़ी जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, अंधेरा अलग करता है, पर रोशनी हमेशा जोड़ती है।
कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस घर में अब एक लौ जल चुकी थी, भाईचारे की, जिसको बुझाने के लिए न लालच काफी था, न अन्याय, न अहंकार। और असली बात, ये लौ जितनी छोटी दिखती थी, उतना ही गहरा उजाला फैलाने वाली थी।